नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सत्य हिंदी लगातार कोशिश कर रहा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की, और हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हो जाएं। इसके लिए आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के हिसाब से भुगतान करें। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में आज की खास खबरों पर सबसे पहले नज़र। मोदी के बयान से उत्साहित चीन ने धमकाया 62 से भी बुरे हाल होंगे। मनमोहन ने मोदी को चेताया, बयान से चीन को बल नहीं देना चाहिए। मणिपुर सरकार बचाने में जुटी बीजेपी, कांग्रेस नेता भी पहुंचे इम्फाल। नेपाल का रुख और सख्त, नागरिकता और बांध पर बखेड़ा शुरू। अब योगेंद्र यादव के पीछे पड़ी दिल्ली पुलिस, चार्जशीट में उनका भी नाम। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर पर नज़र विश्लेषण के साथ। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद चीन ने भारत को खुलेआम धमकी दी है। ये धमकी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिकों को स्थिति से निपटने की पूरी छूट दे दी गई है। कमांडर अपने स्तर पर फैसले ले सकते हैं और उन्हें गोलाबारी शुरू करने के लिए असाधारण स्थिति का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद ग्लोबल टाइम्स के मुख्य संपादक शू हू शिजिन ने लिखा है कि ये भारत और चीन के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए किए गए उपायों पर करार का उल्लंघन है। किसी सेना ने गोली नहीं चलाई, लेकिन यदि गोलियां चली होती तो तस्वीर दूसरी ही हो सकती थी। लेकिन हू शिजिन यही नहीं रुकते। उन्होंने भारत को धमकी दी और कहा, मैं भारतीय राष्ट्रवादियों को चेतावनी दे दूं, यदि आपके सैनिक निहत्थे चीनी सैनिकों को भी नहीं हरा सकते हैं तो बंदूक और दूसरे हथियारों के इस्तेमाल से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ग्लोबल टाइम्स के इस लेख में भारत को 1962 की याद दिलाई गई है। कहा गया है कि कुछ भारतीय ये मानते हैं कि आधुनिकीकरण के कारण भारतीय सेना 1962 में चीन के हाथों मिली पराजय का अब बदला ले सकती है। मैं उन्हें ये बता दूं कि 1962 में आर्थिक मामलों में चीन और भारत की स्थितियां बहुत अलग नहीं थीं, पर आज चीन की जीडीपी भारत की जीडीपी की 5 गुना है और सेना पर चीन का खर्च भारत के खर्च से 3 गुना अधिक है। साफ बात है कि चीन अब भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था कि वो चीनी सेना यहाँ नहीं आई, पोस्ट पर कब्जा नहीं हुआ वगैरह वगैरह, और 2 दिन तक वो जो हिंसक झड़पों में घायल हुए और मारे गए सैनिकों के बारे में चुप्पी साधे रहे, उसकी वजह से चीन के हौसले बुलंद हो गए हैं और अब वो धमकाने वाले सुरों में बात कर रहा है। हालांकि ये इस धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है। भारत भी अब काफ़ी मजबूत स्थिति में है, वो धमकी में आने वाला नहीं है। लेकिन इस धमकी से ये खनक सुनाई दे रही है कि वो भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है, भारत को चेताने की कोशिश कर रहा है, और राजनाथ सिंह के बयान ने उनको उत्तेजित कर दिया है। राजनाथ सिंह बयान ने 1996 का जो समझौता है उसको इग्नोर करने की कोशिश की है, ये हू शिजिन का कहना है। और हो सकता है क्योंकि 1996 के समझौते में हथियारों के इस्तेमाल पर मनाही है, हालांकि उसमें एक अनुच्छेद 6 है जिसमें असाधारण परिस्थितियों में ऐसा करने की छूट भी है कि आप अपने बचाव में हथियारों का इस्तेमाल कर भी सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से भारत सरकार का रुख बदल रहा है तो उसी के मुकाबले चीन का रुख भी कड़ा हो रहा है। हालांकि ये बयानबाजी का मामला अलग होता है। कूटनीतिक, सैनिक और राजनीतिक स्तर पर जो बातचीत हो रही होती हैं उनका मकसद दूसरा होता है, और इन बयानों से उनमें बहुत असर पड़ता हो ऐसा नहीं है। लेकिन ये अपने अपने देशों की जनता को खुश रखने के लिए, जैसे राजनाथ सिंह ने ये जो बयान दिया सैनिकों को असाधारण परिस्थितियों में हथियार इस्तेमाल करने का, वो भारत के राष्ट्रवादियों को खुश करने के लिए किया, वैसे ही
जो हू शीजिन कर रहे हैं वो अपने चीनी जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको संतुष्ट करने के लिए कर रहे होंगे। तो ये एक बयानबाजी का खेल एक स्तर पर चलता रहता है और दूसरे स्तर पर बातचीत सुलह सफाई का भी सिलसिला चलता रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस तनातनी के बीच भी दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने गलवान घाटी को लेकर एक बार फिर से बातचीत शुरू की है। ये लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर की बातचीत है, सबसे ऊंचे स्तर की बातचीत है। और आपको याद होगा कि 6 जून को भी इस तरह की एक बातचीत हुई थी, जिसके बाद डी एस्केलेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी, लेकिन 15 जून को वो हिंसक झड़प हो गई, जिसकी वजह से मामला बहुत बिगड़ गया है। अब उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो फिर से बातचीत हो रही है, इससे मामले को शांत करने की एक राह निकलेगी और कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है, उसका भी असर हमको देखने को मिलेगा। तो बयानबाजियों को हम ऐसा नहीं है कि उनको इग्नोर कर सकते हैं, कि उनको अनदेखा कर सकते हैं, क्योंकि ये बयानबाजी बाद में गर्माहट लाती है दोनों तरफ के जनमानस में और उसका दबाव सरकारों पर भी पड़ता है कि वो उग्र होकर कोई बड़ी कार्रवाई करें, जैसा कि भारत सरकार पर भी इस समय दबाव है, क्योंकि ये जो खबरें आ रही हैं कि 60 किलोमीटर ज़मीन पर उसने कब्ज़ा किया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी के रूप में बताए जा रहे हैं, तो सरकार की जो फजीहत हो रही है, छीछा लेदर हो रही है, उससे निकलने के लिए सरकार कोई बड़ा कदम ले, ऐसा दबाव बन सकता है। तो ये तमाम चीज़ें रक्षा मंत्री का बयान भी आपको इसी संदर्भ में देखना चाहिए। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन देने के लिए, सहयोग देने के लिए अपनी इच्छा से जो भी संभव हो भुगतान करें। अगली खबर लेते हैं। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को शब्दों के चयन में सावधानी बरतने की सलाह दी है और कहा है कि प्रधानमंत्री को अपने बयान से चीन के षड्यंत्रकारी रुख को बल नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता है। मनमोहन सिंह ने कहा, आज हम इतिहास के एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। हमारी सरकार के निर्णय व सरकार द्वारा उठाए गए कदम तय करेंगे कि भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करेंगी। जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मनमोहन सिंह के बयानों को शब्दों का खेल बताते हुए कहा कि वो उसी पार्टी से जुड़े हैं जिसकी सरकार के दौरान बिना लड़े ही भारतीय ज़मीन सरेंडर कर दी गई। जेपी नड्डा ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को जवाब देते हुए कई ट्वीट किए हैं। बता दें कि पूर्व पीएम मनमोहन का बयान नरेंद्र मोदी द्वारा चीनी घुसपैठ को लेकर दिए गए बयान के बाद आया है, जिसमें पीएम ने कहा था कि हमारी सीमा में ना ही कोई घुसा है, ना ही किसी ने किसी पोस्ट पर कब्जा किया है, जिसके बाद इस बयान को चीनी मीडिया ने भी हाथों हाथ ले लिया था। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बहुत ही अनुभवी राजनेता हैं, लंबे समय तक ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं। उनके अनुभव का इस सरकार को इस्तेमाल करना चाहिए। एक बहुत अच्छी समझाइश दी है कि शब्दों के चयन में बहुत सावधान रहना चाहिए। जिस असावधानी का परिचय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में दिया, उसकी वजह से बहुत सारी कठिनाइयाँ, अड़चनें, मुश्किलें भारत सरकार के सामने खड़ी हो गई हैं। हमारे विदेश नीति को लेकर बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं और जो सीमा विवाद चल रहा है उसमें भी बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं, क्योंकि भारत अब कहना चाहिए कि कमज़ोर स्थिति में आ गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खारिज कर दिया कि चीन ने कुछ किया ही नहीं है, चीन के द्वारा घुसपैठ हुई ही नहीं है, चीन ने ज़मीन पर कब्जा किया ही नहीं है, इससे उसको एक तरह से क्लीन चिट मिल गई और ये क्लीन चिट मिलने की वजह से उसके हौसले बढ़ गए। आज वो हिम्मत कर रहा है हमको धमकाने की, हमें नसीहत देने की। तो ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि अच्छी एडवाइस है प्रधानमंत्री को, इस सरकार को, जिसको नकारात्मक रूप से नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, ये सही बात है कि मनमोहन सिंह जब ये कह रहे हैं तो इससे प्रधानमंत्री की पोल पट्टी भी खुल रही है, उनकी फजीहत भी हो रही है, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि इस समय कूटनीति और मजबूत नेतृत्व ही काम आएगा। तो सही कूटनीति के लिए शब्दों के चयन में बहुत सावधानी की ज़रूरत पड़ती है और नेतृत्व को
एक मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए, ढुलमुल नहीं होना चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में दिखे हैं। तो ये एक बहुत ही इसको सकारात्मक ढंग से सरकार को लेना चाहिए। ठीक है, इस पर राजनीति होगी, जेपी नड्डा ने इस पर कमेंट भी किया है, दूसरे नेता भी करेंगे। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार वार हो रहे हैं सरकार पर, राहुल गांधी के अलावा चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, सुरजेवाला सभी हमले कर रहे हैं और ये उनके पास अच्छा मौका है हमला करने का। तो जवाब देने का हक बीजेपी का भी है, उसकी तरफ से भी जवाब आ रहा है। लेकिन सरकार को चाहिए कि वो इस समय ऐसी अच्छी जो एडवाइस हैं, सुझाव हैं, सलाहें हैं, उनका सम्मान करे, उनको माने और हो सके तो मनमोहन सिंह से मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से मिलकर बातचीत भी करनी चाहिए। अगली खबर लेते हैं। बीजेपी ने मणिपुर की अपनी सरकार को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। ये संकट बीजेपी की प्रमुख सहयोगी नेशनल पीपल्स पार्टी और बीजेपी के 3 विधायकों सहित 9 विधायकों के सरकार से समर्थन वापस लेने के कारण पैदा हुआ है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और असम के वित्त मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने मणिपुर के संकट के हल को लेकर इम्फाल जाकर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह समेत अन्य नेताओं से बातचीत की है। उल्टा ऑपरेशन लोटस चलाने वाली कांग्रेस भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। उसने भी अपने 2 नेताओं को इम्फाल भेज दिया है। ये नेता हैं असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और दिल्ली से गए हैं अजय माकन। कांग्रेस पहले ही घोषणा कर चुकी है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह नए नेता होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता निगोम्बम भूपेंद्र मैतेई ने कहा कि मणिपुर में नए सूरज का उदय होगा और उन्हें पूरा भरोसा है कि 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके इबोबी सिंह नए मुख्यमंत्री होंगे। बता दें कि 2017 में 60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, जबकि बीजेपी के खाते में केवल 21 सीटें आई थी। लेकिन उसने कांग्रेस के 7 सदस्यों को तोड़कर और दूसरी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। ये मणिपुर में जो सत्ता का खेल बीजेपी ने रचा था उसके बारे में हम सब जानते हैं। एक काला अध्याय है वो। अब इस काला अध्याय को बदलने का एक समय है। कांग्रेस के पास दोबारा से उसने अपना बहुमत जुटाने की कोशिश की है और लेकिन अभी जब तक बहुमत परीक्षण नहीं होता, वो बहुमत परीक्षण वहाँ की जो गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला साहिबा वो लगातार टाल रही हैं। जाहिर है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट होते हैं और केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ दल की जो राजनीति होती है उसके हिसाब से पूरे मोहरे चलते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं। तो अभी तक उन्होंने कोई पहल नहीं की, जबकि इबोबी सिंह सरकार बनाने का दावा 2 दिन पहले कर चुके हैं। तो ना तो उनको बुलाया गया है, ना ही स्पीकर को कहा गया है, सदन ही आहूत किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष किस तरह के खेल खेल रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में भी हमने देखा कि यही खेल हुआ है कि जो 7 सदस्य थे कांग्रेस के, जिनको हाईकोर्ट ने विधानसभा में घुसने से भी रोक लगा दी थी, उनमें से 3 को बुलाकर स्पीकर ने वोट डलवा दिया और जिसकी वजह से राज्यसभा सीट बीजेपी जीती है। हालांकि वो कोर्ट में भी जाएगा मामला और उसके बाद में हमें नतीजे भी मिलेंगे, लेकिन ये खेल अभी वहाँ इम्फाल में चल रहा है। और आइए अब अगली खबर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन कर लूं कि कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराते चलें। हमें उनसे बहुत मदद मिलती है, हमें आपके विचारों का पता चलता है, इस कार्यक्रम को कैसे बेहतर बनाना है इसके लिए आइडिया मिलते हैं। तो कृपया ये कमेंट आप ज़रूर करते रहें। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरा को अपने नक्शे में शामिल करने के बाद नेपाल लगातार भारत के साथ तनाव बढ़ाने वाले कदम उठा रहा है। नेपाल ने अब बिहार से लगी अपनी सीमा पर बांध के निर्माण कार्य में अड़ंगा लगाया है। बांध निर्माण कार्य पर सीमा सशस्त्र बल और नेपाली फोर्स में ठन गई है। ये मामला अब भारत सरकार तक पहुंच गया है। बिहार के पूर्वी चंपारण में नेपाल बिहार सीमा पर ढाका नाम की जगह पर बिहार सरकार की तरफ से बांध बन रहा था। ये जगह मोतिहारी से 45 किलोमीटर दूर पर है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया कि नेपाल गंडक बांध पर मरम्मत का काम करने की अनुमति नहीं दे रहा है।
हम पहली बार बांध के पुनर्निर्माण कार्य के लिए लोगों और सामान की आवाजाही को लेकर ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं। यही नहीं, नेपाल ने अब भारत के साथ रोटी बेटी वाले रिश्ते को भी खत्म करने की योजना बना ली है। नेपाल अब नागरिकता कानून में संशोधन करने जा रहा है, जिसके तहत नेपाली पुरुषों के साथ विवाह करने वाली विदेशी महिलाओं की शादी के बाद नेपाल की नागरिकता पाने के लिए 7 साल का लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसमें भारत का भी नाम है। हालांकि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस और कुछ अन्य पार्टियों ने इस विवादित संशोधन प्रस्ताव का विरोध किया है। तो बहुत साफ है कि नेपाल सरकार एक के बाद एक कदम ऐसे उठा रही है जिससे भारत के साथ उसके टकराव बढ़ेंगे, संबंधों में कटुता आएगी और जाहिर है कि ये या तो वो अपनी घरेलू राजनीति के दबाव में कर रही है या किसी की शह मिल रही है। हो सकता है चीन की शह की वजह से ऐसा कर रहा हो, लगातार टकराव के बिंदु खोज रहा है। काला पानी को लेकर तो झगड़ा चल ही रहा है। या ये हो सकता है कि भारत सरकार जिस तरह से लगातार उपेक्षा कर रही है, उससे बात नहीं कर रही है काला पानी को लेकर जो विवाद है सीमा का, तो उसकी वजह से वो दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि हम इस तरह से एक एक करके आपसे संबंध काटते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे। तो ये एक गलत मैसेज देगा पूरे दुनिया भर में कि भारत किस तरह से पेश आ रहा है अपने छोटे पड़ोसी देश के साथ और उस पर दबाव पड़ेगा। तो ये एक तरह की कहना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी हिस्सा है और जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका भी हिस्सा है। तो बहुत सारी चीज़ें अब नेपाल के इन तमाम कदमों से जाकर जुड़ गए हैं, जिसमें क्षेत्रीय राजनीति भी हिस्सा है, जिसमें चीन की जो भूमिका है इस पूरे क्षेत्र में वो भी सामने आती है। ये बेहतर होगा कि भारत सरकार तुरंत बातचीत करे और इन चीज़ों को और आगे बढ़ने से, हालांकि उसने पहले ही बहुत देरी कर दी है, उसको बहुत पहले ही बातचीत करके इस मामले को जितना भी कम हो सकता था टालना चाहिए था, विवादों को जितना कमज़ोर कर सकते थे करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। और इसमें इस तरह की अकड़ दिखाना केंद्र सरकार के द्वारा कोई अच्छी बात नहीं। नेपाल हमारा पुराना पड़ोसी है, मित्र देश है, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, उसका ख्याल रखना चाहिए था। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। क्या दिल्ली पुलिस योगेंद्र यादव को फंसाना चाहती है? दिल्ली दंगों की चार्जशीट में स्वराज इंडिया के इस नेता का नाम आखिर क्यों है? उत्तर पूर्वी दिल्ली में हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में दाखिल चार्जशीट में छात्र नेता कंवल प्रीत कौर और एडवोकेट DS बिंद्रा के साथ योगेंद्र यादव का नाम का भी जिक्र है। इनके नाम 17 अभियुक्तों की सूची में शामिल नहीं हैं। अभियुक्त के बयानों में इनके नाम दिखाए गए हैं। चार्जशीट में अभियुक्त नज़म उल हसन के बयान में दूसरे लोगों के साथ यादव का नाम लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने दंगों की चार्जशीट में साफ तौर पर योगेंद्र यादव पर नफरत फैलाने और हिंसा के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। योगेंद्र यादव ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब पब्लिक डोमेन में है। कृपया एक उदाहरण बताएं जहां मैंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी तरह की हिंसा को उकसाया हो। अगर योगेंद्र यादव के दंगों के दौरान के ट्वीट देखे जाएं तो साफ हो जाता है कि वह हिंसा भड़काने में शामिल नहीं थे, बल्कि वो लोगों को शांत करने की भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस पता नहीं किस तरह से किन लोगों द्वारा निर्देशित हो रही है, क्या उसका एजेंडा है कि इस तरह के तमाम लोगों को वो दिल्ली दंगों का दोषी बनाने में, अभियुक्त बनाने की कोशिश कर रही है। हर्ष मंदर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका भी पहले इसी तरह से उनको शामिल किया गया। अब योगेंद्र यादव जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि कभी इस तरह की हरकत वो कर सकते नहीं हैं, लेकिन जाहिर है कि आपने की हो ना की हो, हमें आपको फंसाना है। तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर ही ये सब हो रहा होगा। बहुत सारे नेता इसी तरह से फंसाए जा रहे हैं। विनोद दुआ को इसी तरह से फंसाया गया। आपने देखा है कि सुप्रिया शर्मा जो स्क्रोल की एडिटर हैं, बनारस पर एक रिपोर्ट की थी प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी में, उसमें नाम मात्र का भी कुछ ऐसा नहीं था जो विवादास्पद हो, लेकिन उन पर भी ST SC एक्ट के तहत उन पर भी एक FIR कर दी गई। तो ये पूरे देश भर में ये माहौल डराने वाला, धमकाने वाला, परेशान करने वाला, प्रताड़ित करने वाला केंद्र सरकार की तरफ से और उन राज्यों में जहां बीजेपी है, बीजेपी की सरकारों के द्वारा भी ये किया जा रहा है। और योगेंद्र यादव के साथ जो हो रहा है वो
किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी पत्रकार के साथ हो सकता है जो सरकार से सवाल पूछ रहा है, सरकार की कमियां बता रहा है, सरकार की नीतियों में जो खामियां हैं उनको उजागर कर रहा है। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और अब जाते जाते आपको कोरोना से संबंधित अधिकतम जो नवीनतम जानकारी है वो दे दें। भारत में एक दिन में करीब 15,000 केस आए हैं पिछले 24 घंटे के दौरान। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,25,000 को पार कर गई है। संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा भी 13,500 से अधिक हो गया है। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 89,70,000 के पार चली गई है। तो मित्रों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। कल फिर मैं हाजिर होऊंगा बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए। उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ होंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।